हेलो चिन्मय। Good evening, Chinmay. So let's start the class. So last time हम लोग जब कर रहे थे बिफोर आई वेंट इनटू दिस प्रॉब्लम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे डिस्कशन कर रहे थे। सो आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर डिस्क विच इज चार्ज्ड। तो बेसिकली हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज इफ आई हैव अ डिस्क और इस डिस्क का एक्सिस, तो डिस्क का एक्सिस क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। इस पे यदि किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, लेट्स से दिस इज एट अ डिस्टेंस x, रेडियस r है और सिग्मा जो है इस पे ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। एंड सपोज हमें पता करना है क्या है पॉइंट पी पे फील्ड, तो हम क्या करेंगे कि वील कंसीडर दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग्स। हम इस तरह से डिस्क को रिंग में डिवाइड करेंगे। लेट्स से दिस ring has a thickness of dr and its radius is r। तो इस रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड DE जो होगा इधर की तरफ होगा और जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस इन द लास्ट क्लास जहां पे हमने रिंग का कैलकुलेट किया था। सो आई विल नॉट गो इनटू द डिस्कशन कि ये डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बस यहाँ पे जो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू चार्ज, वो डी क्यू चार्ज होगा वो सिग्मा टाइम्स डी ए हो जाएगा और इसे सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर लिख सकते हैं। सो आई होप ये सर, सब चीजें आप लोग को। हेलो, यस चिन्मय। सर रिंग की वजह से थीटा एंगल पे तो नहीं होगा ना फील्ड? नहीं, ये एक रिंग का एक पॉइंट के कारण थीटा एंगल पे होगा। ओके तो ओके बस उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें लेना होगा और फिर उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट कर देना होगा। ओके। ठीक है, तो रिंग का एक पॉइंट के कारण पे मतलब इट विल बी एट एन एंगल ऑफ थीटा। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इस फंक्शन को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है, आई विल स्ट्रेट अवे राइट डाउन द फंक्शन कि ये जो फंक्शन होगा दिस विल बी लाइक के हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा सिग्मा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका पावर 3/2 हो जाएगा क्योंकि एंगल को हमने इसमें ही इंक्लूड कर लिया। एंड वी विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। 0 से कैपिटल आर के बीच में हम इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि कैसे ये फंक्शन आया। आई होप आप ये फंक्शन अब निकाल सकते हैं क्योंकि रिंग का आपको पता है। ठीक है ना, तो एक सो यदि हम इसमें आगे बढ़े तो इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे, व्हेन आई विल बी इंटीग्रेटिंग इट, आई टेक द कांस्टेंट टर्म्स जो होंगे। ठीक है, ये आर नहीं एक्स होगा। फिर कांस्टेंट टर्म्स जो होंगे यहाँ पे, उन सब को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके बाहर निकाल लेंगे और वेरिएबल टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो बेसिकली दिस विल बी सिंपली लेफ्ट, विल बी लेफ्ट विथ 2 पाई सिग्मा के
एक्स और इधर की तरफ इंटीग्रेशन हो जाए, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा फ्रॉम 0 टू आर, ये लिमिट हो जाएगा। एंड व्हेन वी विल पुट इन द लिमिट, ठीक है, और के जगह पे 1/4π ε0 कर देंगे, तो ये हमारे पास सिग्मा बाई 2 ε0 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिजल्ट है सिग्मा बाई 2 ε0, और ये इसी रिजल्ट में जब आर को यदि हम इंफिनिटी टेंस करवाते हैं इस रिजल्ट में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज सिग्मा बाय 2 ε0 आ जाएगा, इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। सो बेसिकली इनफाइनाइट शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यू सी इस फॉर्मूला में सिग्मा बाय 2 ε0 में कहीं पे भी एक्स का टर्म नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि रीजन में जो होगा यूनिफॉर्म होगा, परपेंडिकुलर टू शीट होगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस बोथ दिस रिजल्ट सिग्मा बाय 2 ε0 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर as well as this result E is sigma by 2 ε0. This is for infinite sheet and this is a uniform. This result is very important, बहुत ही important result है। Now let me give you a question जो कि आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है और इस इनफाइनाइट शीट में से एक सर्कुलर पार्ट कट करके हमने हटा दिया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। एक पॉइंट P है विच इज एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है, और ये जो होल जो हमने कट करके हटाया है इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। दिस इज इनफाइनाइट शीट। सो बेसिकली फाइंड द electric field at point P if a segment is removed from infinite charged sheet। ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट चार्ज शीट्स जिसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, उसमें से एक सेगमेंट आर रेडियस का हटा दिया गया है, तो पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता करना है। सो टेक दिस एज होमवर्क, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो इफ यू रिमेंबर नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सिग्मा बाय 2 ε0 नहीं होगा इसका आंसर, this will not be sigma by 2 ε0। चिन्मय, चलिए मैं आपको लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, एक बार आप 2 मिनट लेके सॉल्व कीजिए चिन्मय। आई वांट टू यू टू सॉल्व इट, लेट मी सी क्या आंसर आता है। आप सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। एक इनफाइनाइट शीट है, उसमें से गोल कट करके हटा दिया गया है, गोल के एक्सिस पे आपको बताना है सर्कल के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो सॉल्व इट, टेक 2 मिनट्स। यस, गुड चिन्मय, ये सही है कि हमारे पास हम इस तरह से करेंगे कि इस वाले पार्ट में
यदि हम ये वाला पार्ट ऐड कर दें तो हमारे पास इनफाइनाइट शीट मिल जाएगा। सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है, इसके कारण E1 है और इसके कारण E1 है और इसके कारण E2 है, तो E1 प्लस E2 का जो वेक्टर सम होगा वो E के बराबर होना चाहिए। सो यहाँ से हम E1 के कारण जो हो जाएगा दैट इज E माइनस E2 हो जाएगा वेक्टर। सो दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस और E2 हमारा क्या हो जाएगा, एक डिस्क के कारण हो जाएगा। और डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकालना हम लोगों ने सीखा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये आया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। So I hope this is clear to you. Good, Chinmay. Let's move ahead. Now let me give you another question. Find the electric field at point A, B and C due to infinite charged sheet as shown. तो दो चार्ज शीट है, इनफाइनाइट है, एक पे चार्ज सिग्मा है, दूसरे पे चार्ज 2 सिग्मा है, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ओके, so just try to find out electric field at point A, B and C. So let's discuss, Chinmay. So point, if I take the point A, तो point A पे पॉजिटिव चार्ज के कारण, लेट्स कॉल दिस एज प्लेट 1 एंड लेट्स कॉल दिस एज प्लेट 2, तो प्लेट 1 के लिए के कारण अवे होगा और प्लेट 2 के कारण भी अवे होगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जो होगा दैट इज E1 प्लस E2 हो जाएगा एंड E1 दैट इज सिग्मा 1 बाई 2 सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एंड E2 that is 2 sigma by 2 epsilon naught हो जाएगा। So this is like sigma by 2 epsilon naught plus sigma by epsilon naught, that is 3 by 2 sigma by epsilon naught. This is point A. Point B पे जाएंगे तो point B पे 1 के कारण
राइट के तरफ होगा और 2 के कारण लेफ्ट के तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो हो जाएगा दैट इज E2 माइनस E1 हो जाएगा। सो E2 जो होगा दैट इज ट्वाइस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 जो होगा दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली दिस विल कम आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हेन आई कम टू द पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे फिर से अवे फ्रॉम द प्लेट होगा E1 और E2, सो EC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be the sum of these two. So again I'll be getting this result as 3 by 2 sigma epsilon naught. No need to go into further calculation, directly लिख सकते हैं कि A और C पॉइंट पे बराबर होगा और B पॉइंट पे दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सी प्लेट यदि फाइनाइट हो जाएगा तो ये मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना, फिर प्लेट के डायमेंशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निर्भर करने लगेगा। बेसिकली दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिनमें, तो इसके लिए तो कैलकुलेट कर लिए। इफ प्लेट का डायमेंशन फाइनाइट हो गया तो अब फिर इस पे डिपेंड करेगा कि सर्कुलर है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है। देयर आर मेनी फैक्टर दैट विल कम इनटू प्ले। फिर आपको किसी एक पॉइंट पे आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा एक जनरल रिजल्ट नहीं डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी सच क्वेश्चन एट दिस लेवल। Now let's move ahead. Let's discuss a concept before coming back to electric field again. फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन अभी बाकी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज मोशन ऑफ charged particles in uniform electric field. सो चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो सिचुएशन यहाँ पे लेते हैं। केस वन में है कि द फील्ड इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, तो इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज आइदर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से Q1, और से Q2 which is moving और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों में से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, एंड दिस E इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो वी विल से दैट इन सच सिनेरियो, इन सच केस, the charged particle will experience a constant electric force, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और यहाँ पे इधर के तरफ, यहाँ पे Q2 इंटू ई, बिकॉज Q1 Q2 को मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है। तो बेसिकली ये जो Q2 है ये रिटार्डेड मोशन अंडरगो करेगा, और ये वाला जो पार्टिकल है दिस विल अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन। तो कैसा रिटार्डेड मोशन करेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। This is uniformly accelerated and this is also uniformly accelerated. So basically we can apply what? We can apply equation of motion. हम equation of motion apply कर सकते हैं। तो यहाँ पे basically acceleration कितना हो जाएगा? Acceleration हो जाएगा QE divided by M हो जाएगा acceleration. So we will use this acceleration to solve question. तो ये एक situation हो गया। दूसरा situation case 2, केस 2 हो गया, व्हेन
there is angle between electric field and the velocity, जब and that theta is not equal to 0 and 180 डिग्री. ठीक है, थीटा जो है 0 और 180 डिग्री नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है. तो बेसिकली उस सिचुएशन में क्या होगा, सपोज इफ आई गिव यू अ सिचुएशन कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है, लेट्स से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस and a charged particle is projected with some velocity, let's say at an angle theta. q charged particle at an angle theta. तो ये कैसा मोशन होगा, अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस अज्यूम करके मान लीजिए कि एक सेकेंड हम मान लें ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये से कुछ एंगल पे फेंका गया है. तो कैन यू टेल मी चिन्मय व्हाट विल बी द, वेरी गुड, मोशन, इट विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन. It will be a, let me write it here, it will be a projectile motion. ये जो होगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपको समझ में आ रहा है ये और आप ये कोरिलेट कर सकते हैं. सो कैन यू आंसर इट? yes, with g replaced by qe by m, exactly. So if I tell you that there is this space in which an electric field is present vertically upward and is constant, if q is q charge of mass m is thrown and gravity is constant equal to g, then find the range if initial velocity is u and angle is theta. तो इस तरह से है कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पार्टिकल को फेंका गया है एट एन एंगल थीटा विथ अ वेलोसिटी u. ठीक है, ऊपर की तरफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पता कीजिए रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस.
यस, सही है। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, हम इस पे ए नेट निकाल लेते हैं, या जी इफेक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा, दिस इज जी माइनस क्यू ई बाय एम हो जाएगा। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ux/uy/g। सो बेसिकली दिस इज ए नेट या जी इफेक्टिव कहते हैं। तो इस g के जगह पे हम यहाँ पे g इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट कर देंगे। And so I'll get this as 2u cos theta into u sin theta divided by g. So in place of that, this will be g qe by m. This will be our final answer. Now let me give you another question. See, there is this simple pendulum having a charge q, mass m, there is electric field. In one of the case, the electric field is vertically downward. In another case, the electric field is horizontal. In both the case, the gravity is uniform and is constant. Gravity जो है वो constant है and is equal to g है. So you have to find out the time period of small oscillation in both the situation. So try to solve this. Yes, string length take it as L. String length take it as L. सर हाँ चिन्मय। सर इट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस ठीक है, ठीक है।
और सेकंड केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ अभी। सर सेकंड में एसएचएम नहीं होगा। नहीं, एसएचएम दोनों ही सिचुएशन में होगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। सी द टाइम पीरियड फॉर्मूला ऑफ दिस इज 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। सो द टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव एंड हियर जी इफेक्टिव, किसी भी मोशन में जी इफेक्टिव जो होता है दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन दिस जी माइनस ए। ठीक है, तो एनी अदर एक्सेलरेशन दैट माइट बी प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव हो जाएगा तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स। चलिए पहले केस ए ले लेते, तो पहले केस ए में क्या हो जाएगा कि नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाय एम। ठीक है, और जी जी तो है ही नीचे की तरफ, तो ये जी इफेक्टिव इन दिस सिचुएशन विल बी माइनस जी जे कैप माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू एम जे कैप हो जाएगा। तो आपने जो आंसर बताया दैट इज आई टेक दिस एज माइनस, और ये हो जाएगा जी, और यहाँ पे क्यू ई बाय एम हो जाएगा, और ये जे कैप हो जाएगा। सो जी इफेक्टिव नीचे माइनस साइन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस साइन है, सो उसे हम इनटू कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम। आपने फर्स्ट पार्ट का ये आंसर बताया, सही बताया। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा कि ए जो हो जाएगा इस साइड हो जाएगा क्यू ई बाय एम, और नीचे की तरफ जी हो जाएगा। सो द एंगल हियर इज 90 डिग्री इन दोनों के बीच में। सो जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए। तो यदि हम इसका मॉड मैग्नीट्यूड लें तो बेसिकली जी इफेक्टिव हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 जी ए कॉस थीटा अंडर रूट। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट जी स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। सो दिस इज लाइक जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज जी इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड जो होगा दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर बाय क्यू ई बाय एम whole square. This will be our answer to this part, second part का आंसर होगा। So मैं ये G effective के कॉन्सेप्ट में दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह में हम लोगों ने G effective के बारे में डिस्कस किया था, that is vector subtraction of G and A। बट सर सेकंड केस में एसएचएम पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है SHM? सर अगर सेकंड केस में अगर हम उस जो बॉब लटका हुआ है हाँ वो क्यू अगर पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, हाँ, तो अगर उसे हमने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, हाँ तो हम इतना फोर्स थोड़ी मान रहे हैं कि मतलब ये इतना पावरफुल फोर्स होगा, mg से ज्यादा पावरफुल फोर्स होगा। नहीं 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 उतना पावरफुल नहीं, बट अगर हम लेफ्ट साइड में मार रहे हैं, लेफ्ट साइड में उसे मूव करा रहे हैं, तो वो जो फील्ड है वो रिस्टोरिंग टॉर्क में हेल्प करेगा। और अगर राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग टॉर्क में वो मतलब डिस्टर्ब करेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क में हेल्प करेगा और डिस्टर्ब, मतलब जो क्यू ई जो फोर्स आएगा उस बॉब पर हाँ फील्ड के कारण, हाँ इधर तो की वो तरफ। हाँ, तो अगर सपोज ये जो आपने अभी राइट में दिखाया देखिए है, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ मुझे बस क्यूई के कारण नहीं देखना है।
ठीक है, मुझे आई हैव टू लुक एट द नेट, आई हैव टू लुक एट द नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स मेरा रिस्टोरिंग होना चाहिए एंड प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। हाँ सर, नेट फोर्स भले ही प्रोपोर्शनल होगा, बट अगर हाँ, तो उससे अगर हमने जो आपने रेड लाइट्स राइट साइड में दिखा दिया अभी, अगर उसे हम लेफ्ट साइड में लेंगे, हाँ तो वहां पर वो QE का फोर्स जो है वो ऐड हो जाएगा जब हम रिस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे तब उस फोर्स में। हाँ, और जब राइट साइड में जैसा कि आपने दिखाया है, तब अगर हम रिस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे तो वो QE का फोर्स का कुछ कंपोनेंट उसमें से माइनस हो जाएगा। सुनिए, ऐसा दोनों करते तरफ हैं। फोर्स तो डिफरेंट आ रहा है ना, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क डिफरेंट आ रहा है ना दोनों तरफ। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज का क्लास में ना ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फोर्स के कारण आपको, मैं जस्ट एक क्लास और रुकिए, मैं पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करूंगा चिन्मय, ठीक है। ओके। और मैं फिर पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी इक्वेशन से इसी का इक्वेशन लिखूंगा और इसे डिफरेंशिएट करके आपको प्रूव करूंगा कि ये जो है ये एसएचएम में है। ओके सर। ठीक है, रादर देन फोर्स और टॉर्क से यदि कंफ्यूजन हो रहा है समझने में ये कि ये एसएचएम में है या नहीं है, सो लेट मी टेक वन मोर क्लास। ठीक है, उसके बाद हम जब एनर्जी पे आएंगे तो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि डिस्टर्ब करने पे क्या होता है, और उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके विल ट्राई टू प्रूव दैट इट इज अंडरगोइंग एसएचएम। ओके सर। ओके, ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड देन। ये याद रखिए, देखिए जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली मैंने बता दिया है, ठीक है। इस मेथड से यदि आप नहीं अग्री कर रहे हैं तो आई विल बी यूजिंग सम डिफरेंट मेथड। ठीक है, आई विल बी यूजिंग अ डिफरेंट मेथड टू टेल यू दैट इट्स अंडरगोइंग एसएचएम। वो मेथड एनर्जी, दो ही बेसिकली दो मेथड है, एक फोर्स मेथड है, एक एनर्जी मेथड है। सो बेसिकली फोर्स मेथड में यदि आपको दिक्कत हो रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, I take up the energy method also within a class. ठीक है, now let's discuss this electric field lines. See, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता सकते हैं? एनी आइडिया? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं, क्वेश्चन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट कुछ आइडिया है आपको, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? फील्ड लाइंस तो मतलब हो गया ना डिस्कस। हाँ, ठीक है, चलिए मान लीजिए हो गया, क्या होता है? सर मतलब वो इमेजिनरी लाइंस होती है हाँ, वेरी गुड, दे आर इमेजिनरी लाइंस। जिस पे मतलब फोर्स है ऐसा अज्यूम करते हैं हम। हाँ, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू indicate the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो बेसिकली इसके जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने लगते हैं। सो बेसिकली यदि कॉपी पे हमें दिखाना है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी ड्रॉ इमेजिनरी लाइंस, these are called as electric field lines. So basically there are some properties of electric field lines. Properties of electric field lines. So बता सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। हाँ, they are continuous lines from starting from positive charge and ending at नेगेटिव चार्ज। यदि नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो लाइंस जो है इन्फिनिटी की तरफ स्प्रेड होते जाएंगे। और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? Tangent at any point of to the electric field line indicates the direction of electric field at that point. हाँ, tangent to the electric field lines gives us the direction of electric
field at that point. So basically यदि हमारे पास एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ये प्लस से स्टार्ट होते हैं और माइनस पे जाके टर्मिनेट करते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम प्लस इस तरह से होते हैं. और यहाँ पे यदि कोई भी पॉइंट ले लें, जो सेकंड पॉइंट बोला, कोई भी पॉइंट ले लें, तो यहाँ पे जो टैंजेंट होगा इट विल गिव अस द डायरेक्शन. सो बेसिकली प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के तरफ लेट से ई प्लस कर देते हैं और नेगेटिव चार्ज के कारण इधर की तरफ हो जाता है. लेट मी नेगेटिव चार्ज के लेट मी यूज अ डार्कर कलर. नेगेटिव चार्ज के कारण इधर की तरफ हो जाता है दिस E2. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे इट्स वेरी थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ टेंजेंट बनाना. ओ एक मिनट रुक जाइए, ये गड़बड़ कर दिया एरो यहाँ पे. ये प्लस चार्ज है तो अवे हो जाएगा E1. सो E प्लस और इसे E माइनस कह देते हैं. तो इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यहाँ पे टैंजेंट हो जाएगा. दिस टैंजेंट, दिस इज टैंजेंट. ये समझ में आया आपके? एनी प्रॉब्लम इन दिस? फिर और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट्स टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बता सकते हैं? सर अगर इंटरसेक्ट कर गई तो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. जो कि पॉसिबल नहीं है. वेरी गुड. एनी अदर पॉइंट? सर अगर टू पॉइंट मतलब टू चार्ज सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक रहेंगी जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है. हाँ ठीक है. something I'm looking for something better. See, electric field line density tells us about the strength या relative strength of इलेक्ट्रिक फील्ड. कहने का मतलब कि सपोज एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि हम बनाते हैं, बस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा. इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा. अब यदि हम कहीं पे भी जाते हैं इसमें, और इसमें सपोज एक जगह पे जाते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से एक एरिया ले लेते हैं, तो इस एरिया के अंदर 3 फील्ड लाइंस आ गए, 1 2 एंड 3. और थोड़े दूर पे जाते हैं और सेम साइज का एरिया लेते हैं, लेकिन इस बार इस एरिया में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया. तो बेसिकली जो हमारा पहला पोजीशन था वहां पे पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, वाइल लोकेशन 2 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या है, कम है. तो हम कहते हैं कि पॉइंट 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा. तो कहीं पे भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो दूर चला जाएगा.
सो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक हो जाएगा। और यही इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं, इस तरह से एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यदि हम इसमें कोई भी दो पॉइंट ले, लेट्स से 1 एंड 2 ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर हो जाएगा। इज इट फाइन? ये समझ में आया आप लोगों के? एनी प्रॉब्लम इन दिस? सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेंसिटी जो है दैट विल टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी अदर थिंग यू ऑल कैन ऐड? बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब बहुत ही आसान आसान से पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स। So let's stop here. Next class I'll be discussing electric potential and electric potential energy, and I'll be taking up this proof, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आज जो एक क्वेश्चन था जिसमें फोर्स मेथड से प्रॉब्लम आ रहा था, एंड आई जस्ट डोंट वांटेड टू डिस्कस क्योंकि मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस करना था, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस क्लास टुडे एंड विल बी हैविंग रेगुलर क्लासेस। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अब क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे कर देने। कैन दिस क्लास टाइमिंग बी शिफ्टेड टू मॉर्निंग? ऑलरेडी मेरा मॉर्निंग में क्लास रह रहा है अभी, ठीक है। सो लेट्स सी, 1-2 दिन में मैं बताता हूँ, यदि पॉसिबल होगा तो मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूंगा। आई विल आल्सो बी हैप्पी, ठीक है। बस आदित्य इज सेइंग चेंज इन नाइट ठीक है, ओके, आई विल सी व्हाट कैन बी डन। We'll put up a poll and see how many wants for night and evening. चलिए, thank you.